जस्ट मिनट। आज तो आज TDEP की तीसरी क्लास है, 2 जून, जिसमें मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बंडल कंडक्टर क्या है, इसके इफेक्ट क्या है, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज नेक्स्ट जो टॉपिक है ओवरहेड लाइन इंसुलेटर और उसके बाद शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। तो ये 2 टॉपिक आज कवर करेंगे आज की डेट में। वैसे ये वाला टॉपिक बहुत लंबा है, थर्ड वाला टॉपिक। फोर्थ वाला तो अभी सबसे पहले फोर्थ देखेंगे, उसके बाद नंबर थर्ड देखेंगे। तो अभी अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो BT लखनऊ के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है TDP का, उसमें 1.1, 1.2 और 1.3 ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अभी ये जो चल रहा है ये तुम्हारा ओवरहेड लाइन इंसुलेटर और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ये 1.3 का पार्ट है, तो ये कवर हो जाएगा इस पर। उसके बाद ज़्यादा सिलेबस नहीं बचा हुआ है, मुझे लगता है हार्डली 4 क्लासें भी अगर मिलेंगी तो तुम्हारा ये सिलेबस ख़त्म हो जाएगा 4 से 5 क्लासों में। ठीक है, तो सिलेबस की टेंशन नहीं लेनी है। तो अब जो स्टार्ट कर रहा हूँ उस पर फोकस करो। ठीक है, तो आज मैं सबसे पहले मैं ये पढ़ा रहा हूँ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना क्या है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। शॉर्ट सर्किट और तो पहला तो इस बात का मतलब सुन, तो शॉर्ट और सर्किट का मतलब क्या है। कोई सर्किट शॉर्ट हो जाए, इसका क्या मतलब है कि जिस पाथ से करंट का फ्लो होना था वो पाथ छोड़कर कोई छोटा रास्ता अपनाते हुए, कोई छोटा सा क्लोज लूप बनाते हुए वो करंट क्या हो, ग्राउंड हो जाए, तो वो क्या है, शॉर्ट सर्किट। और वो फॉल्ट हो, अब शॉर्ट सर्किट एक तरीके का फॉल्ट है, ये तरीके क्या है, गलती है, फॉल्ट समझो एक तरीके से। तो फॉल्ट है, तो इसमें किस टाइप के फॉल्ट होते हैं। अब फॉल्ट से क्या क्या होगा अभी देखेंगे। फॉल्ट से करंट बढ़ती है कि वोल्टेज बढ़ता है, किस टाइप के फॉल्ट हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमें ये जानना होगा कि अपने इंडिया में सबसे जो प्रचलित लाइन सिस्टम है वो कौन सा है। 3 फेज, फेज को ऐसे दिखाते हैं ये, ठीक है ना, 3 फेज और 4 वायर, ये अपने इंडिया में सबसे पॉपुलर है। ठीक है, 3 फेज 4 वायर। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, फ्रिक्वेंसी इंडिया में कितनी है, 50 हर्ट्स। ठीक है, ध्यान से देखते रहना, यही सारी चीज़ें एकेडमिक्स में भी और यही कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जितने टॉपिक लिखे ना, इससे सबसे एक एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। ठीक है, इस सब्जेक्ट को पावर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। जब अगर तुम डिप्लोमा के बाद कभी अगर स्टडी कैरी ऑन करोगे, इंजीनियरिंग करोगे या फिर आगे कुछ करोगे, तो इसी सब्जेक्ट को पावर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो अब 3 फेज 4 वायर में किस 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 तरीके के फॉल्ट होते हैं, तो इसमें 2 ही फॉल्ट होते हैं। नंबर 1, अब कौन से 2 फॉल्ट होते हैं अब वो देखते हैं। तो एक होता है सिमेट्रिकल फॉल्ट। ठीक है, पहले अनसिमेट्रिकल लिख देता हूँ। अनसिमेट्रिकल अभी बताऊंगा, अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल क्या है, जिसको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा उसको भी बताऊंगा मैं। ठीक है ना, तो क्या है सिमेट्रिकल फॉल्ट और क्या है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, इसके बारे में देखते हैं। सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि जो भी करंट फ्लो होगी ये 3 फेज से, ठीक है ना, जब शॉर्ट सर्किट होगा तो वो बैलेंस इन नेचर होना चाहिए। वो नहीं, करंट क्या होना चाहिए, तीनों में सेम होना चाहिए। फर्स्ट फेज में जितना उतना, सेकंड में उतना, थर्ड में, ये तीनों। यानी कि अगर मैं ऐसे बात करूं तो अगर IR, IY और IB, क्योंकि RYB होता है, इसको कैपिटल R कर लो, तो ये दोनों तीनों इक्वल होने चाहिए। उस केस में सिमेट्रिकल, यानी इसको कहते हैं सममित बोलते हैं, सममिति फॉल्ट। ठीक है ना, और ये असममिति, जिसमें क्या होता है कि एक फेज पे जीरो हो जाती है लाइन, 2 फेज में करंट रहती है, एक में करंट जीरो हो जाती है। सपोज करो 3 फेज का वायर गया है, 3 फेज 4 वायर का, एक टूट के अर्थ पे गिर गया है। ठीक है, तो वो ग्राउंड हो गया। अभी बताऊंगा किस तरीके से है। तो इसमें अभी क्लासिफिकेशन देखो, एक है क्या है, LG फॉल्ट, L फॉर लाइन, G फॉर ग्राउंड, ये क्लियर है। नंबर 2, डबल L फॉल्ट, ये क्या है, डबल L फॉल्ट, यानी कि डबल लाइन, L और L लाइन। ठीक है, लाइन का मतलब, एक लाइन का मतलब एक फेस, 2 लाइन का मतलब 2 फेस, यानी 2 फेस में फॉल्ट हो जाए। और डबल LG यानी दोनों तारों में फॉल्ट हो, दोनों फेज में फॉल्ट हो और वो दोनों एक साथ ग्राउंड पे गिर जाए, तो क्या है, डबल LG फॉल्ट। बहुत आसान है ये। तो ये किस में चला गया, सिमेट्रिकल फॉल्ट में। ठीक है ना, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में, सॉरी। और सिमेट्रिकल फॉल्ट में आया तुम्हारा ट्रिपल L और ट्रिपल L
जी फॉल्ट। अभी मैं बताऊंगा, हालांकि बहुत ज़्यादा इसका डेरिवेशन और डिस्कशन नहीं है डिप्लोमा के सिलेबस में, लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे सकता हूँ बस। ठीक है, तो इसका जो जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वहीं तुम्हारे डिप्लोमा के सिलेबस में है, तो उतना मैं बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन वगैरह इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा होते हैं ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में, लेकिन वो तुम्हारे आउट ऑफ सिलेबस होते हैं। ठीक है, तो उतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस कंट्रोल एडिटेबल नहीं है इसमें इतना। ठीक है, तो क्या है, हमने ये देखा। और इन अनसिमेट्रिकल फॉल्ट को और भी क्या कहते हैं, ये अनबैलेंस इन नेचर होते हैं। अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड, और ये क्या होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं। बैलेंस्ड और अनबैलेंस का मतलब क्या है, इसमें क्या है कि सभी तार में करंट का जो मान है, जो वैल्यू है वो सेम होती है, इसलिए उसको बैलेंस बोलते हैं, यानी एक समान है, बैलेंस्ड है। ठीक है ना। और यहाँ क्या होती है, अनबैलेंस इन नेचर होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, अनबैलेंस फॉल्ट या अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। यहाँ फॉल्ट नहीं लिखा है, लिख लो फॉल्ट। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, बैलेंस्ड सिमेट्रिकल फॉल्ट, सिंबल है, यही क्लास का क्लासिफिकेशन है। अब इसकी एक टेबल बनाते हैं, तुम्हारे बुक में भी आई होप कि शायद सेम टेबल बनी हो। तो मैं सबसे यहाँ लिखूँगा क्या, नेम, कौन सा नेम, किस टाइप का फॉल्ट है, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ लिखूँगा टाइप ऑफ फॉल्ट्स, किस टाइप के फॉल्ट्स हो रहे हैं, और उसका क्या डायग्राम है। ठीक है, और उसका परसेंटेज का मीन्स कि ओवरऑल हैपनिंग किसकी ज़्यादा है, अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉल्ट कौन सी हो रही है, या मैं कहूँ इंडिया की बात ना कहूँ, मैं कहूँ ट्रांसमिशन सिस्टम में सबसे ज़्यादा कौन सी फॉल्ट होती है, एल जी फॉल्ट, डबल एल फॉल्ट, डबल एल जी फॉल्ट, ट्रिपल एल और ट्रिपल एल जी फॉल्ट, सबसे ज़्यादा कौन सा होता है। आंधी तूफान बारिश आती है तो सबसे ज़्यादा कौन सा फॉल्ट हो रहा है, तो अभी इसको हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू लिस्ट, अकॉर्डिंग टू देयर परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने लिखा अनबैलेंस्ड, देखो अन यू एन, हाँ ठीक है ना, अनबैलेंस्ड। अब इसे यह क्लियर है कि अनबैलेंस्ड है तो अनसिमेट्रिकल भी यहाँ लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ देखो अन असिमेट्रिक एस करके बस इतना ही कर दिया। ठीक है ना, या ना अनबैलेंस्ड फॉल, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट एक ही चीज़ है। तो इसमें जो नंबर 1 आएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एल जी फॉल्ट लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। जो लोग लिख रहे हैं उसको हिंदी में लिख ले, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, एल जी, एल फॉर लाइन, जी फॉर ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब अर्थ। तो अब ये क्या होगा, तो इसका डायग्राम देखो, बेसिकली 1 2 और ये 3, सपोज करो 3 फेस की लाइन थी ये, और मैं इसको दे दो आर वाई और ये बी। ठीक है, सपोज करो फॉल्ट यहाँ हुआ और ये गिर गई, फॉल्ट का साइन ऐसे ही दिखाएंगे जैसे बिजली गिरती है। ठीक है ना, इस तरीके से दिखाएंगे। सपोज ये गिर गई किस पे, ग्राउंड पे गिर गई। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लाइन, इस वाली लाइन में फॉल्ट हुआ, यहाँ टूट के कहाँ गिर गई, जमीन पे गिर गई। तो इसकी अकरेंस कितनी है, ये कितना हैपेंड हो रहा है, ये इसकी घटना कितनी बार हो रही है कि मतलब तो अगर तुम्हारे पास सपोज करो एक साल में 100 फॉल्ट हुए, 100 फॉल्ट में सबसे ज़्यादा फॉल्ट कौन सी हुई, वो तुम्हारी कौन सी फॉल्ट हुई, एल जी फॉल्ट। कितना, 70%, 70% फॉल्ट तो एल जी फॉल्ट ही हो रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो फॉल्ट है डबल एल फॉल्ट, यानी लाइन टू लाइन फॉल्ट। तो अब लाइन टू लाइन फॉल्ट में क्या है, सेम वही चीज़, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, एंड नेम आर वाई बी। अब क्या हुआ, ये वाली लाइन टूट के इस पे गिर गई, मतलब ये वाली लाइन टूटी और इस पे गिर गई, तो यानी ये दोनों फॉल्ट हुए इन दोनों में, तो डबल लाइन फॉल्ट हुआ। तो इसकी अकरेंस कितनी है, ये टोटल फॉल्ट का 15%। देखो एकदम कम हो गया ना, सबसे ज़्यादा किसका, 70। ये एग्जाम में जाने कितनी बार पूछा गया कि सबसे ज़्यादा फॉल्ट कौन सी होती है, एलजी फॉल्ट। अब ये क्वेश्चन इसमें और मिलेगा तुमको कि सबसे सीवियर फॉल्ट कौन सी होती है, वो फॉल्ट कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा करंट फ्लो होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा शॉर्ट सर्किट होता है, और आग लगने की प्रोबेबिलिटी यानी चांसेस जो होते हैं, वो संभावना जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। वो किस में होती है, वो अभी डिस्कस हो जाएगा, अभी बस क्रमानुसार देखते रहो। ठीक है ना, डबल एल हो गया। अब इसके बाद थर्ड वन डबल एल जी फॉल्ट। ठीक है ना, इसके बाद क्या हुआ, डबल एल जी फॉल्ट। ठीक है, तो डबल एल जी फॉल्ट में क्या करना है, सेम एक सपोज करो एक ट्रांसमिशन लाइन, छोटा सा बस सिंबल टाइप का दिखाया है तुम्हें। ठीक है, फिर वही नेम आर वाई बी। अब देखो क्या हुआ,
ये वायर, ये जो तार था कंडक्टर टूट के इस पे भी गिरा और ये ज़मीन पे भी गिरा, यानी ये भी गया और एक इसको इसको दोनों एक साथ लेते हुए ग्राउंड पे आया, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन करने का सिंबल देखना, फॉल्ट ऐसे ही शो करते हैं। ये क्या है, शॉर्ट सर्किट या फॉल्ट होगा, कोई कोई शॉर्ट सर्किट हो गई या हवा चलती है तो दोनों तार सपोज करो टच हो गए आपस में, जब टच होंगे तो फॉल्ट होगा। और टच होने के बाद टूट के ये गिर गए, इसका मतलब है टूट के ये गिर गए। यहाँ पे गिरा नहीं था, यहाँ पे क्या आपस में चपक गए थे बस, लेकिन यहाँ क्या, ये दोनों तार फॉल्ट हुए और दोनों ज़मीन पे आ गए। तो ऐसे फॉल्ट कितने परसेंट होते हैं, वो सिर्फ 10% होता है। मतलब टोटल फॉल्ट का सिर्फ 10% ही ऐसे फॉल्ट हैं। तो अभी तक ये बात जो हो रही थी, ये हो रही थी किसकी, अनबैलेंस्ड अनसिमेट्रिकल फॉल्ट की। अब जो बात होगी उसमें कौन सा फॉल्ट आ जाएगा, दिस वन, बैलेंस्ड और सिमेट्रिकल फॉल्ट। अब बैलेंस और सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या है, जो सममित फॉल्ट होते हैं जिसमें करंट की वैल्यू सेम रहती है तीनों कंडक्टर में, तीनों जमीन पे गिरेंगे तब भी सेम रहेगी, तीनों आपस में टच हो जाएंगे तब भी सेम रहेगी। तो अब देखते हैं बैलेंस्ड फॉल्ट, बैलेंस फॉल्ट और सिमेट्रिकल फॉल्ट। जिसको राइटिंग ना समझ में आ रही हो वो बोल देना, ठीक है, जो ना आ रहा हो पूछते रहना, शांत नहीं बैठना है। तो इसका नंबर 1 एंड नंबर 2, तो इसको मैं लिख देता हूँ ट्रिपल एल फॉल्ट, और यहाँ लिख देता हूँ ट्रिपल एल जी फॉल्ट। अब ये एल एल का मतलब पता था, दो लाइन वाई और बी वाली लाइन, एल एल दो वाली लाइन, और ये ग्राउंड पे गिर गई, ठीक है ना। ग्राउंड का नहीं दिखाया मैंने, तो ऐसे देख लो, चाहो तो ग्राउंड ऐसे बना लो, ठीक है ना। कहते सर ये ग्राउंड वाला है ना, ये ग्राउंड पे गिर गई, ऐसे समझ लो। तो अब देखो डायग्राम तो एक ही है, जगह स्पेस तो है नहीं मेरे पास, चलो मैं यहाँ स्पेस बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो 1 2 3, अब ये तीनों ऐसे फॉल्ट हुए और ये तीनों टच हो गए आपस में, ये आर वाई बी। अकरेंस कितना हुआ यहाँ पर, इसका अकरेंस कितना है, ओनली 5%। ये दोनों का 5% है, इन दोनों का से बैलेंस फॉल्ट का, बैलेंस फॉल्ट 5%, मतलब टोटल फॉल्ट में सिर्फ 5% ही यही होता है। आप देखो क्या ये 100% हुआ, हाँ सर हो गया। 15 और 10, 15 और 10 कितने हो गए, 25, 25 5 30 और 70 100, ठीक है, ये इतना हो गया। और ये क्या है, बैलेंस्ड फॉल्ट सिमेट्रिकल फॉल्ट ट्रिपल एल जी। अब इसका क्या करना है, सेम वही चीज़। अब इसी को तीनों तार कैसे शो किया, आर वाई बी, और ये तीनों फॉल्ट होके अर्थ पे गिरा दिया हमने, ठीक है ना, ये अर्थ पे गिर गया, ठीक है ना, आर वाई और बी, ठीक। तो ये क्या होगा, ट्रिपल एल जी फॉल्ट, ये कि ग्राउंड की तरफ चला गया, ठीक है। तो इस तरीका का क्लासिफिकेशन मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कहा था सबसे ज़्यादा फॉल्ट का ऑकरेंस कौन सा होता है, जिसको स्क्रीनशॉट लेनी हो वो ले लो। ओके डन। तो अब इसके बाद मैंने क्या बताया था कि कैसे होता है ये, मैंने बताया था कि अगर ट्रिपल एल जी सबसे ज़्यादा करंट इसकी होगी, उसके बाद ट्रिपल एल की होगी, उसके बाद तुम्हारी डबल एल जी होगी, फिर डबल एल होगा और फिर एल जी होगा, ठीक है। इतने टाइप की फॉल्ट होगी। तो ये जिधर मुंह खुला है उसका क्या होगा, वैल्यू ज़्यादा होगा। किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसमें फ्लो होने वाली करंट की। तो इसमें पूछा जाता है, यहाँ से एक क्वेश्चन मिलता है कि सबसे ज़्यादा सीवियर, सबसे ज़्यादा करंट किस में फ्लो होती है, किस फॉल्ट में, ट्रिपल एल जी, उसके बाद डबल एल जी, उसके बाद एल एल जी, उसके बाद एल एल और फिर एल जी। ये बात ध्यान रखना है यहाँ से, ठीक है ना, किस रिस्पेक्ट में, करंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। एक 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का क्या है, अब देखो यहाँ पर हमने शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को कवर कर लिया। अब बात आती ओवर हेडलाइन इंसुलेटर की, ठीक है ना, इसमें बस इतना ही था। जब ओवर हेडलाइन हो जाएगा उसके बाद हम सैग एंड कैलकुलेशन देखेंगे, ठीक है, किस टाइप का सैग है और कैसा इसका कैलकुलेशन है उसको देखते हैं। तो ठीक है, अब बात करते हैं। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, चलो ठीक है। तो हाँ हाँ, कोई कुछ क्या पूछ रहा कोई, ओवर, आवाज़ कट रही है, मैसेज कर दो। हाँ
कहाँ थे अभी तक? चलो देखो क्या होता है यहाँ पर, किस टाइप की फॉल्ट बता दी, एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल, ये बैलेंस्ड और ये अनबैलेंस्ड। इसमें अनबैलेंस में क्या कहा था, क्या क्या था, एल जी फॉल्ट, डबल एल फॉल्ट और डबल एल जी फॉल्ट, एल फॉर लाइन, जी फॉर ग्राउंड एंड ट्रिपल एल फॉल्ट सेम एज ट्रिपल एल जी फॉल्ट। उसके बाद क्या था, मैंने इसका क्लासिफिकेशन किया, ठीक है, किस तरीके से होता है और क्या परसेंटेज क्या अकरेंस के, कि टोटल फॉल्ट का कितना परसेंट कौन कौन सा फॉल्ट है, कितना परसेंट फॉल्ट हैपेंड हो रहा है। तो एल जी फॉल्ट क्या है, इसमें क्या है, ट्रिपल आर वाई बी 3 लाइनें और इसका क्या हो गया, ये एक कंडक्टर टूट के अर्थ पे गिर गया, तो क्या है एल और जी, एक एल एक लाइन और एक ग्राउंड पे चला गया, ठीक है। तो एल जी फॉल्ट, इसकी अकरेंस कितनी है टोटल फॉल्ट का, यानी जितने फॉल्ट हो रहे हैं उसमें कितना है 70%। ऐसे ही डबल एल, तो 2 लाइनें आपस में चिपक गई तो 15%। और डबल एल जी है तो अगर दोनों तार चिपक के फॉल्ट होके वो अर्थ ग्राउंड पे गिर जाएँ तो 10%। और ट्रिपल एल फॉल्ट है तो तीनों लाइनें आपस में टच हो जाएं बट ज़मीन पे ना गिरें, उस ऐसे केस का 5%। और ट्रिपल एल जी फॉल्ट कि तीनों टच हो गए, तीनों तार टूट के ज़मीन पे गिर जाएं, तो क्या है, ये ट्रिपल एल जी फॉल्ट, ये इसका भी 5% ही है। तो ये दोनों इस कैटेगरी में थे और ये 3 इस कैटेगरी में थे, ठीक है। यही बेसिक्स अभी तक बताया था, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है ओवरहेड लाइन इंसुलेटर की। तो अब क्या है ओवरहेड लाइन इंसुलेटर, तो ध्यान होगा मैंने तुम्हें जब ये डायग्राम मैंने बनाया था ट्रांसमिशन लाइन का, एक बेसिक सा डायग्राम बना रहा था मैं, काफ़ी सुंदर डायग्राम बना था ये, ठीक है ना। तो ध्यान दिया होगा, तो मैं यहाँ पर एक तिरछी लाइन ऐसे और एक ऐसे शो कर रहा था, ठीक है ना। और यहाँ पर ऐसे करने के बाद फिर मैंने ऐसे करके 2 कंडक्टर शो किए थे कि नहीं किए थे, और मैंने ऐसे कुछ हैचिंग नहीं की थी, अब मैंने कर दिया। तो ये क्या है, ये है क्रॉस आर्म, ये है पूरा टावर, ये जो थ्रू आउट द लेंथ है ये है टावर, और ये क्या है, ये है क्रॉस आर्म। तो इस क्रॉस आर्म से ये कंडक्टर लटकाए गए हैं, तो कंडक्टर को क्रॉस आर्म से तो ऐसे लटकाएंगे नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये भी स्टील का टावर है। स्टील का क्यों है, जीआई कोटेड क्यों है, क्योंकि जंक ना लगे भाई, क्योंकि 24/7 इसको एटमॉस्फेयर में रहना है, हवा पानी बादल बरसात, तो जंक ना लगे इसकी वजह से हमने स्टील ले लिया, ठीक है ना। वो जीआई कोटेड, या फिर आयरन को जीआई कोटेड कर लो, जीआई कोटेड होता है, ठीक है। तो क्या क्रॉस आर्म क्यों दिया, अगर क्रॉस आर्म नहीं देता ये कंडक्टर इसके पास आता तो यहाँ इस कंडक्टर का फ्लाई करंट इसमें टच हो जाता, फ्लाई करंट आता तो पूरे टावर में करंट आता, तो फिर क्या होता आज, और ये जहाँ पर जिस ग्राउंड पे लगा होता है वहाँ सबको इफेक्ट करता है, किसी न किसी खेत में ही लगा होता है ये, है ना, तो वहाँ पे सबको क्या होता है, इफेक्टेड करता। तो उससे बचने के लिए हमने क्रॉस आर्म कर दिया। जब क्रॉस आर्म किया तो क्रॉस आर्म की लेंथ कितनी होनी चाहिए, कि उतना होना चाहिए जितने में इसकी जो फ्लाई करंट है, फ्लाई करंट मतलब उड़ती हुई करंट, अब करंट उड़ती हुई मतलब कहीं भी नहीं चली जाती, उड़ती हुई करंट का मतलब ये है कि जो कंडक्टर के ऊपर जो फेनोमेना मैंने बताया था स्किन इफेक्ट होता है, उसका एक रीजन होता है फ्लाई, एक दायरा होता है जहां पर एयर आयनाइज हो जाता है। एयर का क्या होता है, हवा का आयनीकरण हो जाता है, तो वो हवा भी एक कंडक्टर की भांति व्यवहार करती है, जिसको फ्लाई करंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये किताबों में तुम्हें डिप्लोमा की बुक में कहीं नहीं मिलेगा जो मैं बोल रहा हूँ, ये अपर स्टैंडर्ड की बुक में ही तुम्हें मिलेगा, ठीक है। तो बेटर है कि सुन लो अच्छे से, ठीक है। तो वो फ्लाई करंट इसे टच ना करे तो क्रॉस आर्म दे दिया, और क्रॉस आर्म यहाँ से कितना दूर होना चाहिए, इसकी यहाँ से ये लटक कितनी होनी चाहिए, तो ये भी डिपेंड करेगा कि ये इसका जो फ्लाई करंट है इससे और इससे क्या हो लगे, ठीक है ना। तो जब इससे और इससे ना लगे तो उसके लिए क्या है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि इसके लिए यही बेस्ट ऑप्शन है कि इसको किसी इंसुलेटर से देंगे। इंसुलेटर से क्यों देंगे, क्योंकि कंडक्टर में क्या है, कंडक्टिविटी यानी चालन हो रहा है, चालन होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन बहेंगे तो करंट है, तो वो क्या होगा, अगर मैं इंसुलेटर नहीं दूंगा तो ये तो सब आयरन स्टील या जीआई कोटेड के थ्रू है, तो उससे क्या होगा, ये फिर ग्राउंड में आ जाएगा, हमें करंट लग सकता है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए यहाँ इंसुलेटर लगा देते हैं, ठीक है ना। अब इंसुलेटर की लेंथ कितनी होगी, उसमें कितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग होंगे, कितने डिस्क होंगे इंसुलेटर में, कितनी चकतियाँ लगती हैं, ये सब निर्भर करता है कि कितने किलो वोल्ट की लाइन हम इस ट्रांसमिशन लाइन से भेज रहे हैं, इस बात पर ये सीधा सीधा निर्भर करेगा। तो इसमें साफ एक क्वेश्चन आता है, तो उस क्वेश्चन का आंसर सुन लो फिर बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। द इंसुलेटर आर कनेक्टेड टू द क्रॉस आर्म ऑफ द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर
जो ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है इसके क्रॉस आर्म से ये इंसुलेटर लगा होता है। तो प्रश्न आता है इंसुलेटर कैसे कनेक्टेड होता है, तो चार ऑप्शन होंगे, क्रॉस आर्म से, टावर से, ग्राउंड से, कंडक्टर से। तो तुम बताओगे कि ये क्या है, क्रॉस आर्म से कंडक्टर के बीच में ये इंसुलेटर लगा होता है। एक प्रश्न ऐसा आता है, ठीक है ना। और ये लिखने को भी आएगा, तो तुम ये स्ट्रक्चर बना के अभी अभी बताऊंगा कि किस किस टाइप के इंसुलेटर है, कहाँ यूज़ होते हैं और कौन कैसा दिखता है, ठीक है ना। जब तुम अभी पढ़ोगे नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे इंजीनियरिंग ड्राइंग थर्ड सेकंड पढ़ोगे, तो वहाँ सभी इंसुलेटर की तुम्हें डिज़ाइनिंग और ड्राइंग करनी है। किस पे, बड़ी बड़ी शीट पे ड्राइंग बनाओगे, उसकी बहुत अच्छे अच्छे ड्राइंग बनाओगे तुम, सारे इंसुलेटर कैसे होते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो इसका पूरा एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग है, जैसे ईडीडी फर्स्ट है वैसे ईडीडी सेकंड भी है, थर्ड ईयर में है वो। तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है ये। लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जब पढ़ के निकलोगे और कंपटीशन की तैयारी करोगे, तो जब वहाँ इंसुलेटर का सपोज करो इंसुलेटर की फिगर आ गया वहाँ पर, तो फिगर देख के पहचानना होगा कि कौन सा इंसुलेटर है, तो ये बताना होगा कौन सा इंसुलेटर है और उसका क्या ऑपरेटिंग वोल्टेज है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि क्या है इंसुलेटर की प्रॉपर्टी, क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए इंसुलेटर, एक अच्छे इंसुलेटर के गुण क्या हो सकते हैं। तो एक अच्छे इंसुलेटर के जो गुण हैं वो क्या होंगे, नंबर वन कि वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए उसकी। मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, यानी मजबूती, यांत्रिक मजबूती होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या होना चाहिए, पोरस नहीं होना चाहिए वो। अब पोरस का मतलब वो हार्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, वो ढीला ढाला पिलपिला टाइप का नहीं होना चाहिए कि वो चीनी मिट्टी का बर्तन बनाने वाला ले आया वो अभी गीला है मिट्टी, ऐसा नहीं। पोरस नहीं होना चाहिए, मतलब उसे छिद्र नहीं होने चाहिए, एकदम सॉलिड होना चाहिए, ठीक है ना। तो पोरस हमें नहीं चाहिए। थर्ड वन, और हाँ हाई रे पंच चलो एक चीज़ तुम्हें और बतानी है, अभी लिख देता हूँ फिर बताता हूँ। पंचर, पंचर सुना है, ये वो वाला पंचर नहीं है जो साइकिल की दुकान पे जाते हो बनवाने, वो वाला पंचर नहीं है। यहाँ पंचर का मतलब ये है कि पंचर स्ट्रेंथ इसकी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। पंचर स्ट्रेंथ का मतलब कि इसका लीकेज नहीं होना चाहिए, इसकी लीकेज बियरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लीक नहीं करना चाहिए। और पंचर का मतलब ये है, सपोज करो इंसुलेटर की कैपेसिटी, एक इंसुलेटर की 11 केवी है एक डिस्क की, ठीक है। हमने इसको 11 केवी दिया, लेकिन उसकी विद स्टैंड कैपेसिटी 11 ना होकर मान लो 8 ही रह गई। इसका मतलब क्या, 11 देने पे वो क्या करेगा, वो शॉर्ट सर्किट करेगा या तो अपने आसपास के जो भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं इसमें करंट को फ्लो करा देगा। तो इसको बोलेंगे पंचर। अब पंचर किस किस तरीके से हो सके, अगर वो फेलियर हो गया है, वो इंसुलेटर जिस रेटिंग का है वो रेटिंग पे वर्क नहीं कर रहा है तो पंचर है, वो कहीं से ब्रेक हो गया है तो पंचर है, इंटरनल कोई प्रॉब्लम आ गई है तो पंचर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इंसुलेशन के फेलियर को एक टर्म दिया गया है, अगर इंसुलेटर की ऑपरेटिंग जो कैपेसिटी है वो परफॉर्म ना करे और वो फेल हो जाए वो परफॉर्म करने में, तो उसको एक नाम दिया गया जिसको कहते हैं पंक्चर हो गया इंसुलेटर। सेम ऐसे ही है जैसे साइकिल में हवा भरते हो, अगर वो खराब हो जाता है, हवा निकल जाती है, हम कहते हैं पंक्चर हो, यानी इसमें जो कमी है उस कमियों को दर्शाने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया जिसको कहते हैं पंक्चर। तो पंक्चर स्ट्रेंथ जो होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि खराब होने की जो एबिलिटी है वो बहुत कम हो, यानी उसकी मजबूती ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, और क्या है, हाई रेशियो ऑफ पंक्चर स्ट्रेंथ टू फ्लैश ओवर स्ट्रेंथ, मतलब कि इसमें आग लगने पे भी इसकी सहनशीलता अधिक होनी चाहिए। आग लगने पर क्योंकि जहाँ पर अगर तुम ट्रांसमिशन लाइन ले जाओगे तो सर्द गर्मियों में 45 डिग्री 44 डिग्री टेम्परेचर पूरे दिन लटकता रहेगा वो थ्रू आउट द ईयर एटमॉस्फेयर में, तो उसकी क्या होती है फ्लैश ओवर वोल्टेज। अब फ्लैश ओवर का वोल्टेज यहाँ टर्म्स थोड़ा सा कह सकते हो, लेकिन फ्लैश ओवर वोल्टेज वहाँ आएगा जब कभी आग लग जाए, शॉर्ट सर्किट हो गई, फायर हो गया, तो आग तो लगी तो चलो ठीक है, लेकिन उस फ्लैश ओवर की कंडीशन पे इंसुलेटर का इंसुलेशन प्रॉपर्टी खत्म नहीं होना चाहिए, वो इंसुलेशन मेंटेन रहना चाहिए। सपोज करो कि अगर ये दोनों कंडक्टर शॉर्ट हो गए, अब इंसुलेटर भी अब फायर हो गया, जल के ख़त्म हो गया, या उसकी बहुत ज़्यादा हीट करने से उसकी इंसुलेशन कैपेसिटी ख़त्म हो गई, बहुत ज़्यादा गर्म करने से, जैसे तार होते हैं, तार गर्म होते हैं, उसके ऊपर का जो पीवीसी जो होता है, प्लास्टिक वाला जो होता है पीवीसी, वो गल जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। हीट अगर कंडक्टर में है तो इंसुलेशन बरकरार ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर एक टर्म क्या है कि हाई रेशियो होना चाहिए किसका, पंक्चर स्ट्रेंथ टू फ्लैश ओवर वोल्टेज का। अब पोरस वाला मैं बता ही चुका हूँ। और इंटरनल इम्प्योरिटी से फ्री होना चाहिए, इसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर वो क्ले का बनता है, चीनी मिट्टी जिसको क्ले बोलते हैं, मृतिका मैं हिंदी में बोलते हैं, अगर वो जिस क्ले का बनता है उसमें ये नहीं कि मिलावट कर दो, उसमें मिट्टी मिला दो, उसमें कुछ और मिला दो, बालू मिला दो, उल्टे सीधे मिक्सअप नहीं होने चाहिए, एकदम प्योर क्वालिटी होनी चाहिए इसमें। तो इम्प्योरिटीज़ यानी अशुद्धियाँ,
जो अशुद्धियां हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो यही सब उसके गुण हैं। अब कौन कौन से मटेरियल यूज करते हैं पोर्सलिन बनाने के लिए? अब देखो यहाँ पर एक शब्द आता है, जैसे मैंने लिया पोर्सलिन बोला, ये पोर्सलिन क्या है? ये खुद में एक मटेरियल है। तो मटेरियल यूज्ड, कौन कौन से मटेरियल लगते हैं? तो नंबर 1 पोर्सलिन। पोर्सलिन को हिंदी में भी पोर्सलिन ही कहते हैं, इंग्लिश में भी पोर्सलिन ही कहते हैं, ठीक है। अभी सुनो, मैं बता रहा हूँ। ग्लास, अभी बताऊंगा किस किस मॉडर्न टाइप के इंसुलेटर आजकल यूज़ हो रहे हैं। स्टीएटाइट और सिंथेटिक रेजिन। सिंथेटिक रेजिन ये जो सबसे है ना, ये सबसे ओल्ड है। पोर्सलिन देखा होगा तुम लोगों ने, जब रोड के किनारे से निकलते हो, ट्यूबुलर पोल होते हैं लंबे लंबे, जिसमें 11 kV और 440 वोल्ट एक ही पे, दोनों पे स्ट्रक्चर डिजाइंड होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन एक ही ट्यूबुलर पोल पे लगा होता है। तो उसमें देखा होगा ब्राउन कलर का एक इंसुलेशन टाइप का तुम्हें दिखता है, ठीक है ना। तो जो ब्राउन कलर का जो तुम्हें इंसुलेशन दिख रहा है वही पोर्सलिन है। अब उसका कलर ब्राउन ही क्यों है, इसका भी रीज़न है, ठीक है। और वो जिस चीज़ से बंधा हुआ है, उसका पूरा स्ट्रक्चर, पूरी सारी चीज़ें, वो भी एक एक बार डिस्कस होंगी। तो अभी इतना समझो कि जो पोर्सलिन है पुराना पुराना है, वो उसका वजन बहुत ज़्यादा होता है। अब जब इंसुलेटर का जो वेट ज़्यादा होगा, तो टावर का स्ट्रक्चर का वेट हमें बढ़ाना पड़ेगा, उसको और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इंसुलेटर का क्या है, वेट ज़्यादा है। और इंसुलेटर का वेट ज़्यादा रहेगा तो कंडक्टर पे क्या करेगा, ज़्यादा झोल डालेगा, यानी शैक ज़्यादा होगा। तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए कैसे कॉस्ट को कम करनी है और कैसे शैक को रिड्यूस करना है, इसके लिए हमने ग्लास लाए, कांच का और हल्का, उससे सुपीरियर क्वालिटी स्टीएटाइट, ये एक और केमिकल एक तरीके का कंपाउंड है स्टीएटाइट, उससे भी अच्छा सिंथेटिक रेजिन। लेकिन ये कॉस्टली होते हैं। लेकिन ये सिंथेटिक रेजिन और स्टीएटाइट के इतने हल्के होते हैं कि तुम 10 डिस्क वाले इंसुलेटर को तुम एक हाथ से उठा दोगे, इतना हल्का होता है। और अगर मैं पोर्सलिन में 10 डिस्क वाली बात करूं तो शायद 4 लोग मिलके भी ना उठा पाओ। अब देखो कैसा दिखता है, थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, समझने की कोशिश करना अगर समझ में आए तो, ठीक है ना। इस टाइप का देखा होगा, और नेट पे जाके सर्च जरूर करना। और ये सब एक से एक कड़ियाँ जुड़ी होती हैं, ठीक है ना। उतना अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी अब झटपट बनाने के लिए तुम्हें दिखा रहा हूँ। इस तरीके से स्ट्रिंग्स, नंबर ऑफ स्ट्रिंग दिखते होंगे, ठीक है ना। और यहाँ से ऐसे क्या होता है, कंडक्टर पास करता है, ठीक है ना। और ये किसी टावर के किसी क्रॉस आर्म से, जैसे मैंने बताया, ये टावर के किसी क्रॉस आर्म से ऐसे जुड़ा होता है और ये लाइन यहाँ से निकलती है। ध्यान से देखना ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन में मैक्सिमम तुम्हें 1 2 3 ही मिलेंगे, लेकिन ट्रांसमिशन में इनकी जो नंबर्स होते हैं, ये एक, इसको क्या कहते हैं, डिस्क, यानी चकती कहते हैं। डिस्क का मतलब चकती सुना होगा, जो डीवीडी प्लेयर में सीडी लगाते हैं, वही चकती डिस्क, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, इसमें क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन में कम से कम 10 10 15 15 होते हैं, और एक का जो वोल्टेज होता है 11 kV लिया जाता है, मान लिया जाता है 11 kV है। इसका भी बताऊंगा कि कैसे डिस्क देख के तुम के बता दोगे कि कितने किलो वोल्ट की लाइन यहाँ से गई हुई है, ठीक है ना। तो पहले तो मेरा हो गया, ठीक है। तो ठीक है, ये पोर्सलिन के हैं, ग्लास के, स्टीएटाइट के और सिंथेटिक रेजिन के, ठीक है। तो आज के टाइम सबसे ज़्यादा क्या यूज़ हो रहा है, इसमें क्या है, अब देखो पोर्सलिन है, ग्लास है और इंसुलेटर है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये टॉपिक थोड़ा लंबा है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, पोर्सिलिन की। तो पोर्सिलिन में क्या होता है, मैं सिर्फ टर्म्स लिख रहा हूँ। क्वार्टज एक मटेरियल का नाम है। और क्या होता है, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत मिलते हैं। कायोलिन होता है, एंड और क्या होता है, फेल्डेस्पार। ये सब एक क्या है, एक केमिकल, एक मटेरियल के नेम है। और इनको क्या करते हैं, इनको मिला के बहुत हाई टेम्परेचर पे उनको जमा देते हैं, और क्या होते हैं, ये बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। स्ट्रांग मतलब मैकेनिकल स्ट्रेंथ इनकी बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ सबसे जो मेन बात है, ध्यान देना, यहाँ सबसे मेन बात यह है कि इनकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात करूँ तो 60 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये जाने कितनी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ये क्या होता है इनकी, ये क्या है इनकी, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना। ठीक है, ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है सर, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो होती है जो मैंने बताया था इंसुलेशन की वो मैक्सिमम वोल्टेज
प्रति सेंटीमीटर पे वो मैक्सिमम वोल्टेज जिस पर वो खराब होने ही वाला होता है उसके जस्ट पहले का वोल्टेज। यानी मैं कहूँ कि पंक्चर वाले स्ट्रेंथ का वोल्टेज। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वही चीज़ है, परावैद्युतांक सामर्थ्य बोलते हैं जिसको। परावैद्युतांक सामर्थ्य हिंदी में बोलते हैं इसको, हिंदी में लिख लो जो लिख रहा हो। परावैद्युतांक सामर्थ्य कितना होता है? 60 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब इसको कितने किलो वोल्ट तक यूज़ कर सकते हैं अपने ट्रांसमिशन लाइन में? तो ओनली ऑन 33 किलो वोल्ट तक, अप टू 33 किलो वोल्ट, यहाँ लिख दे रहा हूँ तक। ये डेटा जल्दी कहीं एक साथ नहीं मिलेगा इस डेटा को कि पोर्सलिन है किससे मिलके बना होता है, कितना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है और कितने वोल्टेज तक यूज़ करते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और जो लोग एग्ज़ाम देते रहते हैं वो लोग इस बात का ध्यान दें। और एकेडमिक में भी यही चीज़ें आनी हैं, कुछ भी नया नहीं आना है, सब यही है। बस थोड़ा सा इसी को जो मैं बोल रहा हूँ इसी को लिख देना है अपने हाथों से वहाँ पर, और कुछ नहीं है। अब दूसरी बात आती है ग्लास की। अब ग्लास में क्या है? तो सेम वही है कि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। ये तो सभी का है कि इंसुलेटर है तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा ही। दूसरी जो इम्पोर्टेंट है, इसका जो होता है 140 किलो वोल्ट प्रति सेंटीमीटर होता है। ये क्या है? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। एंड थर्ड वन, तीसरा क्या है? इसको कहाँ से कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं? 25 किलो वोल्ट तक इसको यूज़ कर सकते हैं। और जैसे सामान्य स्थिति में 25 किलो वोल्ट तक, 25 किलो वोल्ट तक सामान्य स्थिति, और 50 किलो वोल्ट तक, अधिकतम 50 किलो वोल्ट तक कब? जहाँ पर सूखा मौसम हो, यानी कि ड्राई एटमॉस्फेयर में 50 किलो वोल्ट तक। तो ये इसका मेन डेटा था। और सब में वही चीज़ है, इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इसको कंप्रेस कर सकते हैं, इसको दबा सकते हैं, जल्दी टूटता नहीं है। ठीक है, इसमें टूट फूट कम होती है, इसका पंक्चर वोल्टेज अच्छा होता है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। ये बेसिक चीज़ यही है। तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, और जिसको ना आ रहा हो समझ में वो पूछे, ठीक है। क्योंकि अगला टॉपिक शुरू करूँगा तो फिर वो 4 मिनट के ऊपर निकल जाएगा। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, जिसको जो नहीं आ रहा वो पूछो। ठीक है। और उसके बाद क्या है, ठीक है, इसको क्लासीफाई कर दिया। इसमें कहते हैं तीनों की करंट सेम होती है, किसमें? RYB, यानी कि रेड, येलो और ब्लू जो कंडक्टर होते हैं 3 फेस के लिए। और चौथा वायर क्या होता है? न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल को मोस्ट ऑफ ब्लैक और वाइट से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है ना फॉल्ट सिस्टम क्या है? ट्रिपल एल फॉल्ट और ट्रिपल LG फॉल्ट, यानी L फॉर लाइन, G फॉर ग्राउंड। तो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट क्या है? LG फॉल्ट, डबल L फॉल्ट और डबल LG फॉल्ट है। अनबैलेंस क्यों बोला गया, अनसिमेट्रिकल क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें सिमेट्रिसिटी नहीं है, कोई भी एक फॉल्ट दूसरे जैसा है नहीं। मतलब एक लाइन में करंट यहाँ अलग है तो यहाँ ग्राउंड में अलग है, यहाँ लाइन में अलग है तो यहाँ अलग है, इस वजह से ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है? तीनों में सेम है, तीनों में सेम है, इस वजह से इसको क्या बोला है? सिमेट्रिकल, असममिति। इसको क्या बोला? असममिति या विदाउट बैलेंस या अनबैलेंस। ठीक है, तो इसको क्लासिफिकेशन है तो अनबैलेंस और ये बैलेंस का। तो इसमें क्या लिखा है? LG, डबल L और डबल LG फॉल्ट, इनको इस तरीके से शो किया गया है। एक लाइन टूटकर अर्थ पे गिरे तो LG फॉल्ट, डबल लाइन आपस में शॉर्ट हो जाए तो डबल L, और डबल लाइन आपस में सर्किट करके ग्राउंड पर गिर जाए तो डबल LG फॉल्ट। तो 70% चांसेस किसके होते हैं? LG फॉल्ट के। मतलब अभी भी अगर थ्रू आउट द ईयर अगर 100 फॉल्ट होते हैं तो उसमें 70 फॉल्ट किसके होते हैं? LG फॉल्ट के होते हैं। सबसे ज़्यादा फॉल्ट इसका होता है। ठीक है, अगला वाला 15% और ये डबल LG 10%। तो ट्रिपल एल में क्या होता है? तीनों तार आपस में शॉर्ट हो जाए। हेलो, हाँ बताओ। नहीं 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 सर, ये जो बताया ना हाँ सर, ये RYB का जो आपने बताया 40, हाँ 70%, 15%, 10%, तो ये सर रिले पे सेटिंग। नहीं, रिले सेटिंग नहीं है ये। परसेंटेज का मतलब ये है कि अगर मैं कहता हूँ साल में अगर 100 फॉल्ट हो रहे हैं तो उसमें 70% फॉल्ट LG फॉल्ट ही होते हैं, कि इनके होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। समझ गए कि नहीं? मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हाँ, आवाज़ आ रही कि नहीं मेरी? समझ रहे हो? हेलो, अरे मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो LG फॉल्ट है तो एक तार क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हुआ और वो ज़मीन पर गिर गया, तो इसको कहते हैं LG फॉल्ट। तो इस फॉल्ट के होने की संभावना जो है वो 70% है। अगर 100 फॉल्ट होते हैं साल भर में, 100 बार शॉर्ट सर्किट हुआ तो उसमें 70 बार LG टाइप वाला फॉल्ट हो रहा है। समझ रहे हो कहने का मतलब? ये रिले सेटिंग नहीं की है, वो तो बहुत आगे का टॉपिक है।
और रिले सेटिंग तो डिप्लोमा के सिलेबस में भी नहीं है। जो सेटिंग की, ये तो इंजीनियरिंग में चला जाता है रिले सेटिंग। हाँ सुना है, अगर प्रैक्टिकल वर्क करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा ये कहीं ना कहीं, लेकिन अब पूछोगे तो कभी बता देंगे तुम्हें अलग से, ठीक है। हेलो, चलो ठीक है, आगे देखो आवाज़ कट रही तुम्हारी क्योंकि 1 मिनट सर ये पार्ट हमने अटेंड किए हैं। अच्छा अटेंड किए हुए, काम किया हुआ इंडस्ट्री में। जी सर। अच्छा वह तो 12:40 हो गया, सेशन अपने आप कट जाएगा क्योंकि जैसे 41 मिनट होने वाला होगा ये अपने आप जूम ऐप ऑफ हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें टाइमिंग ऑलरेडी फिट है। तो क्या करना है यहाँ पर, क्या है, क्रॉस आर्म है, इंसुलेटर लगाना है। इंसुलेटर के अलग अलग टाइप दिए थे और इंसुलेटर के क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए ये डिस्कस थी। और ये मटेरियल क्या थे, पोर्सिलिन ग्लास, स्टीएटाइट और सिंथेटिक रेजिन, ये केमिकल के नेम है और उनके 1 बाय 1 क्लासीफाई किया है। तो पोर्सिलिन में क्या होता है, क्वार्टज है, कायोलिन और फेल्डेस्पार से मिलकर बना होता है। इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो 60 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर था। प्रत्येक सेंटीमीटर पर 60 किलोवोल्ट वहन करने की इसकी क्षमता होती है और इसको 33 किलोवोल्ट तक की लाइन में यूज़ किया जाता है। इसके ऊपर के लिए फिर अलग अलग क्लासिफिकेशन है। तो आज मैंने अभी ग्लास और पोर्सिलिन को बताया, ग्लास के लिए सेम वही, रेजिस्टेंस ज़्यादा है, देखो तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है इंसुलेटर तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होना ही होना है क्योंकि करंट को अपोज करने का काम करना है। इसका क्या होता है, 140 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर होता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है इसकी, 140 किलो पर सेंटीमीटर। प्रत्येक सेंटीमीटर पर क्या है, 140 किलोवोल्ट वहन करने की क्षमता है और इसको 25 किलोवोल्ट तक सामान्य यूज़ करते हैं। और अगर ड्राई वेदर है, जहाँ पर सूखा मौसम हमेशा रहता है, वहाँ पर 50 किलोवोल्ट तक के लाइन में इसको ग्लास का यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किट करेगा। तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके।